हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन रीज़न फॉर अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, चाहे आपका विंडोज़ है, चाहे आपका लिनक्स है, चाहे आपका मैक है। अगर हम मोबाइल की बात कर लेते हैं तो मोबाइल में जैसे आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है या फिर आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो उनमें क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद हमें क्या मिलते हैं, एक छोटे छोटे मतलब अपडेट्स हमें मिलते हैं। तो वही लिखा है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसमें अपडेट हमें करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, टू चेंज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट। देखो हार्डवेयर कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करें, हम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा सर, एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कभी भी जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं उससे हार्डवेयर में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हार्डवेयर जो पहले से हमें मिला है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड दे रखा है, टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एंड फिक्स कॉमन नॉन इश्यूज़। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता क्या है कि जब भी हम अपने सिस्टम में, हमारे सिस्टम में कोई बग आता है या फिर कोई हमारे सिस्टम में इशू आता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो रिजॉल्व के लिए जो कंपनीज़ होती हैं, या तो वो हमें टू टाइप के एक सॉफ्टवेयर देती है। समटाइम हम उसको बोल देते हैं सिक्योरिटी पैच, और समटाइम हम उसको क्या बोल देते हैं, बेसिकली पैच हम उसको बोल देते हैं। ओके, कई बार होते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स या फिर सिक्योरिटी पैच हम उसको बोल देते हैं। और कई बार होते हैं कुछ छोटे मोटे बग्स होते हैं, जैसे हमारे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमारे कोई इशू आ रहा होता है ना, या फिर हमारे सिस्टम में कोई ऐसा एक फ्लॉ है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो वो सारे सारे हमें क्या दिए जाते हैं, जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बग्स तो आते रहते हैं। तो उनको फिक्स करना, उनको अपडेट करना, उनको सिक्योर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को टाइमली अपडेट करना, या फिर जो हम टाइमली उनको अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपने याद करना है। बाकी देखो, जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या फिर किसी भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बना देते हैं, तो हमेशा रखना है कि सॉफ्टवेयर जो हमारी डेवलपमेंट होती है, अगर आपने कब टॉपिक पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है ना, डेवलपमेंट के बारे में जब आपको पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर बताई जाती है। क्या चीज़ बताई जाती है डेवलपमेंट के अंदर, कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप कर रहे हो, ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस रहती है। अब ऑन गोइंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं मैंने एक सॉफ्टवेयर मैंने बना लिया, ठीक है, आपकी डिमांड थी सर आप हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दो, है ना। हमने क्या किया, हमने आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर बना दिया। फिर क्या होता है, जब ये सॉफ्टवेयर पब्लिकली हमने कर दिया, तो पब्लिक क्या करती है, उस पर अपने अपने रिव्यू देती है। वो बोलती है इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, आप इसको ठीक करो, ये करो। तो जो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि आप क्या कर रहे हो, अभी आपका सॉफ्टवेयर पूरा 100% तैयार नहीं है। कभी भी आपका प्रोडक्ट 100% कभी भी तैयार नहीं होता है। टाइम के साथ अलग अलग लोगों के या फिर अलग अलग यूज़र्स के रिव्यू लेके इसको क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तभी हम सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, फिर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, इसको हम बोल देते हैं, ये हमारी सर ऑन गोइंग प्रोसेस रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हमेशा याद रखना है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इंस्टॉल करते हैं, या फिर कभी भी, जैसे आप देखते हो आजकल मोबाइल की बात कर लेते हैं, कई बच्चों के पास अभी एंड्रॉयड 14 होगा, कई बच्चों के पास अभी एंड्रॉयड 15 होगा, कईयों के पास 16 होगा। तो ये क्या आपके पास, ये हम आपके पास अलग अलग अपडेट्स हैं, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ कमियां रहती हैं। तो उन कमियों को कैसे दूर करती है कंपनी, वो उसी मतलब मतलब उसी पर्टिकुलर वर्जन के लिए क्या देती हैं, छोटे छोटे पैचेस आपको प्रोवाइड करती है। तभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि एक मतलब बेसिकली नॉन या फिर एक अननोन बग जिसको कंपनी फाइंड करती है, और फाइंड करने के बाद आपके मतलब इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम पे उसको भेजती है, ताकि आप उस बग को ठीक कर पाओ। तो उस बेसिकली सॉफ्टवेयर पैक को क्या बोलते हैं, अभी सॉफ्टवेयर पैच को हम क्या बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कोड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बेसिकली सिक्योरिटी या फिर हमारे पास अपडेट पैच हम उसको बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करना है। इसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें रहती हैं, धीरे धीरे करके हम उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बग के बारे में बताया था कि बग पूछा जाता है, बग की फुल फॉर्म बस यही पूछी जाती है कि बट इज़ बग। तो बग का बस आपने ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है। या तो एग्जामिनर पुट कर देगा कोडिंग में कोई अगर आपकी एरर है, इसको भी बग बोल देते हैं। अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो बोल देगा कि आपका जो कोडिंग का फ्लो है, मतलब जो आपका चलने का तरीका है, उसमें कोई एरर है, तब भी वो बग है। या तो आपका जो सिस्टम है उसी में क्या एक तरीके से फॉल्ट है,
क्योंकि जो आपका कोड है उसी को एग्जीक्यूट होने के लिए आपके सिस्टम में ही क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो वो भी क्या है, आपका बग ही है। तो इन सभी बग को ठीक करने के लिए आपको कंपनीज़ क्या प्रोवाइड करती हैं, आपको ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, आपको वो पैच प्रोवाइड करती है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि पैच क्या होता है, जो नॉन, इसको हम बोलते हैं जिस बग को हम जानते हैं उनको फिक्स करने के लिए बेसिकली कंपनीज़ क्या करती हैं, अपडेट वगैरह रिलीज़ करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोल देते हैं। बाकी एक काफ़ी पॉपुलर हमारे पास एक वर्नेबिलिटी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक ऐसा बग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अटैकर्स को ही पता होता है ना। जो जैसे मान लेते हैं कोई एक हैकर है जिसको आपके सिस्टम को हैक करना है, वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि यहाँ पे ये कमी है, इस कमी के थ्रू मैं आपके सिस्टम में एक्सेस ले सकता हूँ, तो वो उसी का ही फ़ायदा लेते हैं। तो वही बोला जाता है कि ज़ीरो डे बग क्या होता है या फिर ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी क्या होती है। ये सर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर का बग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अटैकर को पता होता है। कैसे पता होता है, बेसिकली मान लेते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको ताकि आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि ज़ीरो डे जो वर्नेबिलिटी है इसका एग्ज़ाम में लेटेस्ट ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो डे बग लिखना हो तो बग, अगर टेक्निकल टर्म में लिखना होगा तो इसको आप वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी हम इसको बोल देते हैं। मतलब वल्नरेबिलिटी होता है क्या है, आपकी कोई सिस्टम में क्या है, एक तरीके से फ्लो है, मतलब एक तरीके से एरर है आपके सिस्टम में, ठीक है, तो इसको मैं एरर भी लिख देता हूँ। तो वर्नेबिलिटी क्या होता है इसको, या फिर ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया अपना, आपने बोला सर हमारा सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, इसमें आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, सब चीज़ें आप इजीली मतलब यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा आपने हमें सॉफ्टवेयर दे दिया, जैसे आपने ये सॉफ्टवेयर कर दिया पब्लिक, है ना, पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक में आपको पता है अलग अलग लोग आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। अब मैंने भी आपका सॉफ्टवेयर देखा, ठीक है, मैंने भी आपका सॉफ्टवेयर देख लिया, मैंने देखा आपके सॉफ्टवेयर में कुछ कमी है। अब आपको पता नहीं है, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, पर मुझे क्या लग गया पता, इसका आइडिया लग गया पता कि इस जो आपका कोड है इसमें अगर मैं इस जगह पे जाऊंगा, मतलब एक ऐसी लाइंस या फिर अपना कोड मैं इस जगह पे इंसर्ट कर दूंगा, तो इस ऑटोमेटिकली मैं किसी भी जो आपके पब्लिक में जो भी आपके यूज़र हैं, मैं उनके अकाउंट्स में या फिर उनके जो डिवाइस है उनके अंदर ईजिली जा सकता हूँ। तो ये क्या बन गया एक तरीके से हमारे पास ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी। मतलब क्या होता है, ये एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी। तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे एक सॉफ्टवेयर में बग होता है जो क्या करता है, जो बेसिकली पता होता है, किसको पता होता है सर, मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं अटैक करूँ, तो सॉफ्टवेयर बग ये किसको पता होता है, नॉन टू अटैकर, है ना। अटैकर तो कोई भी हो सकता है, जैसे मैं हैकर हूँ, मान लेते हैं कि मैंने आपको हैक करना है, तो नॉन टू अटैकर। और ये कब पता होता है, बिफोर द एक्चुअल वेंडर नो, या फिर सिंपल बोल सकता हूँ कि आपको पता लगने से पहले ही मुझे उसके बारे में पता है। तो बिफोर द, या तो एग्जामिनर इसको ऐसे लिखेगा एक्चुअल वेंडर, या फिर इसको ऐसे लिख देगा कि जो एक्चुअल आपका सर्विस प्रोवाइडर है ना, या फिर जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो एक्चुअल पर्सन। जैसे आपको नोट करना है आप उसको वैसे नोट कर सकते हो। टेक्निकल टर्म में हम उसको वेंडर बोलते हैं जिसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया होता है, पर इन जनरल आप उसको पर्सन भी बोल सकते हो या फिर कोई कंपनी भी बोल सकते हो। तो उनको पता लगने से पहले मुझे पता था कि आपके सिस्टम में क्या है, यहाँ पे एक एरर है। तो मतलब आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पता लगने से पहले मुझे पता था कि आपके सिस्टम में एक एरर है, और इसको क्या किया जाता है, बेसिकली इसको फिक्स करवाने के लिए हम आपको हेल्प करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी एरर। मतलब आपको नॉर्मली नहीं पता लगता है, तो जो बड़े बड़े हैकर्स वगैरह होते हैं वो ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, तब उनको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है ना, कि जब एक्चुअल वेंडर से पहले क्या होता है, बेसिकली आपका जो एरर होता है उसको क्या किया जाता है, उसको बता के उससे फिक्स करवाया जाता है। क्योंकि अब तो डिपेंड करता है कि वो पर्सन अच्छा है, जिसको पता है कि उसको एक ऐसा पर्सन है जो यूज़ करना चाहता है आपके सिस्टम को। दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक अच्छा पर्सन हो सकता है और एक बुरा पर्सन भी हो सकता है। अच्छा पर्सन तो बता देगा, है ना, तो बेसिकली इन फ्यूचर कोई एरर ना आए उससे पहले ही हम उसको ठीक कर देंगे। पर जो मतलब बुरा पर्सन होगा, जो अनएथिकल हैकर होगा, वो तो इसका काफ़ी यूज़ करेगा।
है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एंड स्टेबल बायोमेट्रिक सेंसर सिस्टम यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। आजकल आपने देखा है कि हम जब बायोमेट्रिक का यूज़ करते हैं, जैसे आजकल आप मोबाइल में भी एक आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर आप यूज़ करते हो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपका बायोमेट्रिक सेंसर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे आप फेस स्कैन, क्योंकि एक फेस स्कैन तो चलो आप होता ही है, सबसे अच्छा होता है रेटिना स्कैन, है ना। रेटिना स्कैन क्या करता है, बेसिकली आपके जो आइज़ का जो रेटिना होता है उसको वो स्कैन करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं, हमारी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से मोस्ट सिक्योर और स्टेबल बायोमेट्रिक सेंसर कौन होगा, तो ऑब्वियसली सर रेटिना स्कैनर का होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा तो। सिग्नेचर, वॉइस एंड देखो आइरिस, आइरिस मतलब आंख की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सी आपका या फिर थर्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है, ये हमेशा जो यूज़र होता है उसके यूनिक बायोलॉजिकल ट्रैक्स को मतलब मेज़र करती है, लाइक उसका क्योंकि हमारे पास जो फेस होता है या फिर जो हमारे पास हमारी आवाज़ होती है या फिर जो हमारे पास सिग्नेचर होते हैं हमारे, इनको तो हम कॉपी कर सकते हैं, पर जो किसी पर्सन के आइज़ या फिर रेटिना होता है, इसमें क्या होता है, उसकी आंखों का कलर, उसकी जो पुतलियाँ होती हैं आंखों के अंदर की, वो भी क्या होती हैं, अलग होती हैं, उनका पैटर्न भी क्या होता है, अलग होता है। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो काफ़ी यूनिक और सिक्योर मानी जाती है। तभी जो बड़े बड़े सिक्योरिटी, मतलब जो बड़े बड़े सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी सिक्योर होनी चाहिए, तो उनके लिए क्या प्रेफर किया जाता है, उनके लिए रेटिना स्कैन प्रेफर किया जाता है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कॉपी हो सकती हैं, रेटिना कॉपी करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि ये मतलब पैसे बोल सकते हैं कि जो आपके मतलब जुड़वा भाई बहन भी होते हैं, उनका कभी भी रेटिना एक जैसा नहीं होता है ना। जैसे आप देखते हो कि काफ़ी जैसे होता है कि सर हमारे पास तो चलो हम इसको भी हैक कर लेंगे क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं हम एक जैसे ही हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप दोनों की आंखों का जो रेटिना होगा या फिर आइरीज होगी वो सिमिलर होगी, ये कभी भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं, तभी हम क्या बोलते हैं कि आइरिस जो हमारे पास होता है या फिर जो हमारे पास आंखों के थ्रू जो हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी सिक्योर मानी जाती है। तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी भी होती हैं कि हम मतलब फेस का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने सिग्नेचर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी हम जैसे बात कर ही रहे हैं, जैसे हमारे पास आइरिस या फिर जो आँखों के थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सबसे पहले दिया किसने था या फिर इसको सबसे पहले बनाया किसने था, फिर पेटेंट किसने किया था। क्योंकि जब आप किसी सिस्टम की बात करते हो तो कोई ना कोई तो पर्सन होता है जो इसको बनाता है। तो ये आपने याद रखना है कि सर ये हमारे पास कि जॉन नाम के पर्सन काफ़ी फेमस थे, ये याद रखना है। हिस्ट्री में जॉन नाम के काफ़ी जो पर्सन थे उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो एक हमारे पास जॉन डगमैन करके पर्सन थे, इन्होंने क्या किया था, ये 1994 में जो आइरिस सिस्टम था इसको पेटेंट करवा लिया था। कि इन्होंने अपना एक एल्गोरिदम बनाया था कि ये एल्गोरिदम है, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी रेटिना स्कैन का यूज़ करना है तो मैंने अपना एक प्रोग्राम बना के रखा है और इसका मैंने क्या करवा लिया है, पेटेंट। तो कल को पूछ लिया जाए तो कब बनाया गया था, ये तो 1994 में बनाया गया था आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम। देखो एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हम सारे डिस्कस इसीलिए करते हैं ताकि आपके मन में ये ना रहे कि सर हमने ये चीज़ें नहीं की हैं, ये चीज़ें नहीं की हैं। बाकी इन प्रैक्टिकल लाइफ जैसे आप बोले सर हमने तो कभी देखा नहीं है हमारा ऐसा, आपको याद होगा जब हम आधार की बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में जो हमारे पास आधार था उस उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी आपका जो आधार कार्ड बनाया था उसमें उन्होंने क्या लिया था, आपके फिंगरप्रिंट लिए थे, अगर आपको याद हो। फिंगरप्रिंट के साथ आपका जो आइज़ का, ठीक है, जो आपका आइरीज होता है उसको भी उन्होंने स्कैन किया था। क्यों स्कैन किया था, क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट के साथ जो आपका आंखों का जो, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो चलो मान लेते हैं सिक्योर है, पर फिंगरप्रिंट के साथ हाईली सिक्योर कौन रहता है, आपका आइरीज रहता है। क्योंकि ये कभी भी बदलता नहीं है, जैसा आपका बचपन में था वैसा ही आपका 50 साल के बाद भी रहेगा, है ना। वो तो डिपेंड करता है, अगर मान लेते किसी ने आंखों का ऑपरेशन ही करवा ली है ना, वो तो चलो अलग केस है। पर ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तभी मुझे बताता हूँ ताकि आपको याद रहे ये छोटी छोटी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेजिनेशन ऑप्शन इन पैराग्राफ विंडोज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा या फिर पैराग्राफ विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा वैध पेजिनेशन विकल्प नहीं है। तो कौन सा नहीं होता है यहाँ पे, देखो आपको विंडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा,
कीप विद टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कीप लाइंस टुगेदर आपको देखने को मिल जाएगा, पर मर्ज लाइन टुगेदर करके कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है डी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता क्या है, जब भी आप पेजिनेशन सेटिंग कंट्रोल में जाते हो, मतलब पेजिनेशन होता है क्या है, बेसिकली आप पैराग्राफ को कैसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। मतलब पैराग्राफ अगर आपको तोड़ना हो तो आपका पेजिनेशन ऑप्शन होता है, ये आपको जस्ट बताता है कि आप पैराग्राफ जो हमारे होते हैं, है ना, पैराग्राफ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, है ना, पैराग्राफ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो अक्रॉस पेजेस, है ना। जो हमारे पास अलग अलग पेजेस होते हैं उनमें अगर आपको पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो वो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो वो हमें कौन बताता है, पेजिनेशन ऑप्शन हमें वो बताता है। अब ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अगर आप मतलब पैराग्राफ जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है, अगर आपने कभी यूज़ किया होगा MS वर्ड अच्छे ढंग से, तो आपने देखा होगा हमारे पास क्या होता है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे, है ना, या फिर डायलॉग बॉक्स बोलो, या फिर उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है लाइन एंड पेज ब्रेक का। लाइन एंड पेज ब्रेक के अंदर, या फिर सिंपल में बोलो लाइन एंड पेज ब्रेक जो हमारे पास टैब होता है उसमें पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको एक विंडोज़ पैनल कंट्रोल, या फिर विंडोज़ या फिर ऑर्फन, या फिर मतलब सॉरी विडो या फिर ऑर्फन देखने को मिल जाएगा। कीप विद टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कीप लाइन टुगेदर ये भी आपको वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पेज ब्रेक बिफोर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और आता है यहाँ पे, उसका नाम आता है पेज ब्रेक बिफोर। ये सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे ना काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो ये 4-5 होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कि आपको कीप पेज टेक्स्ट होता है, कीप लाइन टुगेदर होता है, पेज ब्रेक बिफोर होता है, पेज या फिर विडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल होता है। ये सारे आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे, हमेशा आपने याद रखना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे बात करी है कि जो हम बात कर रहे हैं ना पैराग्राफ में, या फिर एक पैराग्राफ को तोड़ने के जो तरीके होते हैं अलग अलग, है ना। तो जैसे यहाँ पे चलो ये तो राइट आंसर हो गया। अब एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विडो क्या होता है और पैराग्राफ क्या होता है। तो बस आपने याद रखना है कि हमारी एक सेटिंग होती है जो हमें प्रिवेंट करती है कि जो हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ पैराग्राफ होता है वो हमेशा क्या रहता है, बीइंग लेफ्ट अलोन एट द टॉप ऑफ, मतलब बेसिकली क्या होता है कि मतलब रह जाता है कहाँ पे, टॉप में रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विडो हम बोल देते हैं। जबकि अगर वो बॉटम में रह जाए पेज के तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ऑर्फन हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें रहन रखनी है कि अगर हमारा जो पेज ब्रेक है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सिंगल लाइन होती है किसी भी पैराग्राफ की, वो लेफ्ट अलोन एट द टॉप रहती है तो उसको हम विडो बोलते हैं। जबकि अगर वो बॉटम में रह जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ऑर्फन हम उसको बोल देते हैं। बस इसको आप ऐसे नोट कर लेना कि विडो में क्या होता है, जब आपका जो भी पैराग्राफ होता है या फिर जो आपकी सिंगल लाइन होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है। इसको ऐसे लिख लेना कि सर विडो क्या करता है, प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स अ सिंगल लाइन। कहाँ से प्रिवेंट करेगा, सिंगल लाइन किसकी, ऑफ अ पैराग्राफ, किसके लिए, फ्रॉम बीइंग लेफ्ट अलोन एट द टॉप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विडो हम उसको बोल देते हैं। और इसके अलावा सर हमारे पास ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन बेसिकली सेम ही होता है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि ऑर्फन क्या होता है, कि विडो में यही पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ कि ऐसा कौन सा हमारे पास पैराग्राफ पेजिनेशन का ऑप्शन होता है जहाँ पे हमारी जो सिंगल लाइन होती है पैराग्राफ की उसको एक तरीके से प्रिवेंट किया जाता है कि वो मतलब रह ना जाए, कहाँ पे, अगली लाइन में, जो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज होता है उसके स्टार्टिंग लाइन में या फिर टॉप में रह ना जाए, उसको बोला जाता है विडो। जबकि ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन बोला जाता है कि बॉटम ऑफ पेज में कोई मतलब जो सेंटेंस है वो रह ना जाए। ठीक है, तो विडो में बस आप बाकी सेम ही रहता है, बस यहाँ पे ऐसे लिख लेना आपने, बॉटम ऑफ अ पेज। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसको भी आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो ये भी एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, लाइक पेजिनेशन ऑप्शन क्या करता है, मतलब बेसिकली पेज ब्रेक को प्रिवेंट करने का ये काम करता है कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देख ही लिया और कितने टाइप के होते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगर कल को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट भी किया जाएगा तो ये आपने
ऐसे करके याद रखना है। बाकी इसके अलावा एक शॉर्टकट कमांड मैंने आपको बताई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि जब आप पेज ब्रेक की बात करते हो तो मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि या तो पेज ब्रेक लिखा होगा एग्जामिनर ने, या तो वो लिख देता है इसको हार्ड पेज ब्रेक। तो इन दोनों केस में एक शॉर्टकट कमांड है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, उसका नाम क्या आता है, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर, ये तो एग्जामिनर की पता नहीं कितनी फेवरेट एक शॉर्टकट कमांड है कि अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो अगर पेज ब्रेक नहीं लिखा होगा तो वो लिख देगा हार्ड पेज ब्रेक। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या आती है, कंट्रोल प्लस एंटर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी आपने मतलब नोट करके लिख लेना है। ऑर्फन का जैसे बता ही दिया मैंने कि ऑर्फन क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ पेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्फन हम उसको बोल देते हैं। और बेसिकली उसके पास क्या होता है कि विडो क्या होता है, विडो का जस्ट इसका उल्टा मतलब होता है कि विडो क्या करता है, जो लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ होती है वो अगले लाइन के स्टार्टिंग में चले जाती है ना। तो दो ही तरीके होते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको थोड़ा ग्राफिकल वे में भी समझ सकते हो। तो इसको मैं बस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दो ही केस हो सकते हैं, एक तो जैसे मान लेते हैं ये आपका पहला पैराग्राफ आ गया, मतलब पहला पेज आ गया, और ये आपका सेकंड पेज आ गया। होता क्या है, जब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं ऑर्फन की। तो ऑर्फन में क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। मान लिया आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, वो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारा पैराग्राफ आपका यहाँ पे है। तो इस सिनेरियो को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका ऑर्फन। ये तो मैं डायग्राम वे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, एग्जाम में जैसा मर्जी पूछे तो आपको पता रहे। इसमें आप खुद देख रहे हो कि सर जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये क्या है हमारे पास सर, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन कहाँ पे है सर, जो मेरे पास पीछे है, मतलब यहाँ मतलब ये मेरा फर्स्ट नंबर का पेज है और ये मेरा सेकंड नंबर का पेज है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का पेज का लास्ट है, या फिर मैं सिंपल बोलूँ कि जो मेरा सेकंड पेज है उसके जस्ट ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला मतलब कि जस्ट उसका पहले वाला जो बॉटम पेज है, फर्स्ट का बॉटम, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, फर्स्ट पेज का बॉटम का हिस्सा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को हम ऑर्फन बोल देते हैं। अच्छा सर विडो क्या हुआ, तो विडो भी बेटा ऐसे ही होता है, उसका कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम दो पे ले लेते हैं। ये सारा कहाँ पे होता है, जब आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये सारा ऑप्शन देखोगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ऑर्फन क्या होता है। ऑर्फन मतलब कि एक आपकी लाइन थी वो बेचारी ऊपर ही रहेगी, बाकी सारा का सारा आपका पैराग्राफ नीचे आ गया, पर एक लाइन थी वो पिछले पेज के लास्ट हिस्से में रह गई, तो इसको ऑर्फन बोलते हैं। विडो क्या होता है, विडो जस्ट इसका उल्टा होता है। वहाँ पे क्या केस होता है कि आपका जो पैराग्राफ था आपने यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ऊपर से आपने स्टार्ट किया यहाँ से, लेकिन आपने स्टार्ट किया और जो आपकी लास्ट लाइन थी वो बेचारी आ गई यहाँ पे चलेगी, है ना। देखो मतलब रिप्रेजेंट करने का, या फिर एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे फ्लक्चुएट होता है, उसके बिहाफ पे दो नाम दे दिए, ऑर्फन दे दिया है, दूसरा उसको दे दिया विडो। तो ये सिचुएशन क्या बन जाती है, ये आपकी विडो की सिचुएशन बन जाती है। इसमें देखो आप खुद बताओ क्या हो रहा है इसमें सर, जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो तो वैसे ही था, पर जो हमारे पास लास्ट लाइन थी, है ना, यहाँ पे फर्स्ट ना लिखो तो यहाँ पे आप लास्ट लिखो, ताकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि सर जो हमारे पास लास्ट लाइन थी, कहाँ की, लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, ये क्या हो रही है, लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, ये नेक्स्ट, या फिर आप बोल सकते हो बॉटम पेज से हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट बॉटम, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, नेक्स्ट पेज है ये हमारे पास, अगला पेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉटम, या फिर नेक्स्ट ही लिखो, बॉटम भी रहने दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। जितना आप इजी रख पाओ, जितना आप अंडरस्टैंड कर पाओ, उतना ही लिखो यहाँ पे। या तो मतलब पैराग्राफ जो क्या हो रही है, लास्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ, नेक्स्ट जो आपका पेज है वहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या हो रही है, आपकी एंड हो रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम विडो का नाम देते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो हम बात जैसे कर ही लिए हैं, अलग अलग टाइप की स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग हमारे पास जो विंडोज़ में स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब भी आप विंडोज़ में या फिर वर्ड में बात कर लेता हूँ, मैं सिंपली MS वर्ड की बात करता हूँ यहाँ पर। MS वर्ड में जब आप मतलब लाइन स्पेसिंग की बात करोगे,
तो लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? अब अगर आप नए सिस्टम की बात करते हो तो ये आपके पास 1.08 भी होती है और ये आपके पास 1.15 भी होती है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर ने कौन से वर्जन के लिए पूछा है, क्योंकि हमने क्या देखा है, विंडो के सर मतलब जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, इसके हमारे पास अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे वर्जन 2007 होता है, 2010 होता है, 2016 होता है, 2019 होता है, 2021 होता है। और डिपेंड करता है ना। अगर अब वो पुराना पूछे या फिर इनमें से अलग अलग वर्जन पूछे तो उनके क्या होते हैं, जो लाइन स्पेसिंग होती है वो भी हमारी अलग होती है। पर मोस्ट पॉपुलर ये दोनों पूछे जाते हैं कि 1.08 और 1.15। और एग्ज़ाम में कहीं पे भी पूछा जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे 1.08 या फिर 1.15। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आपने काइंडली कॉपी पे नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अ कंप्यूटर मॉनिटर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो एलईडी हमारे पास एक सेमी कंडक्टर डिवाइस आता है। ये भी एग्जाम पूछा आता है कि एलईडी इज़ अ टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड पूछा जाता है कि सर ये सेमी कंडक्टर डिवाइस तो है ही है, पर एलईडी नाम क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका एमिट करता है किस चीज़ को? लाइट को। मतलब ये लाइट फेंकता है, या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट को प्रोड्यूस करता है। कब करता है? जब हम व्हेन वी, या फिर सिंपल बोलूँ व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, इसके थ्रू फ्लो करवाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेसिकली, हमारे पास एलईडी हम डिवाइस हम इसको बोल देते हैं। सिंपल अगर मैं नॉर्मली बोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के आगे मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया था, है ना। यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो, तो ये क्या है, छोटे छोटे आपके पिक्सल्स हैं। जो आपके एलईडी, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा या फिर आपके पास घर में टीवी होगा, एलईडी का टीवी, तो आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे छोटे ना एक लाइट लगी होती है, लाइट बल्ब लगे होते हैं छोटे छोटे। तो इन्हीं लाइट बल्ब के ऊपर क्या किया जाता है, पीछे से हम करंट देते हैं। तो जैसे हम करंट देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं। ग्लो मतलब ये लाइट छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे करके समझ लो कि यहाँ से क्या छोड़ी जाती है, लाइट छोड़ी जाती है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, यहाँ पे लाइट छोड़ी जाती है। तो मतलब जो भी आपने फ़ोटो वगैरह देखनी होती है वो विद द हेल्प ऑफ आपको लाइट यहाँ पे दिखाई जाती है। तो ऐसे करके क्या होता है, आप पीछे से क्या दे रहे हो, आप पीछे से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी फर्दर आपके जो एलईडी पैनल है वहाँ पे जाता है। एलईडी पैनल क्या करता है, आपका जो रिक्वायर्ड इनपुट होती है, मतलब रिक्वायर्ड इनपुट के अगेंस्ट जैसे आपको आउटपुट, मतलब जिस टाइप के आपको कलर, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कलर दिखाने हैं, जिसके बिहाफ पे कोई एक फ़ोटो आपको दिखेगी, वो प्रोड्यूस की जाती है। और वो प्रोड्यूस होके लास्ट में आपको क्या दिखता है, वो कि हमारा जो डिवाइस है वहाँ से क्या निकल रही है, हमारी लाइट निकल रही है। तो वही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। कहाँ पे? हमारे एलईडी डिवाइस के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी इसके अलावा एक और भी होता है जिसको हम एलसीडी बोलते हैं, है ना। एलसीडी में क्या करते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि एलईडी आ गया, एलईडी और एलसीडी में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपके पास हमारे पास बन जाता है, इसको बोलते हैं हम एलसीडी। एलसीडी को क्या बोलते हैं, इसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें हम यूज़ करते हैं, मतलब एक सोर्स लाइट का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि आपका टीवी आ गया और टीवी के पीछे एक बल्ब लगा होगा बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा बल्ब लगा होगा, और ये बल्ब क्या करेगा, बेसिकली लाइट को एमिट करेगा। मतलब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से लाइट जाएगी, पर लाइट जाना और टीवी तक पहुँचने के बीच में एक यहाँ पे एक पतली सी लेयर लगी होगी, ठीक है। ये लेयर क्या करेगी, इसको ब्लॉक करेगी। और ब्लॉक कैसे करेगी, क्योंकि जो ये बीच की लेयर होती है, ये आपको आ गया, ये आपका क्या है, आपके पास लाइट है, ठीक है, लाइट एनर्जी है। इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये आपका क्या आ गया, पीछे से आपकी लाइट एनर्जी आ गई, है ना। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। यहाँ से क्या जा रही है, आपकी लाइट एनर्जी जा रही है। अब आगे जाने से पहले यहाँ पे क्या बन जाता है, एक पैनल बन जाता है। इस पैनल को बोला जाता है हमारे पास क्रिस्टल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल होता है। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या करता है, जहाँ जहाँ पे, और लिक्विड क्रिस्टल के साथ नीचे ना यहाँ पे करंट दिया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे इसको करंट दिया जाता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं वहाँ वहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे समझ लो कि यहाँ से आप पीछे से आपकी लाइट आ रही है, पर लाइट वहीं से जाएगी जहाँ पे हमने दरवाजे खोले हैं, बाकी लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे आप करते हो ना घर में खिड़कियाँ हैं, तो खिड़कियों में अगर आप पर्दे लगा देते हो तो वहाँ पे लाइट नहीं आती है, जैसे आप पर्दे हटा देते हो तो लाइट आगे चली जाती है। तो बस वैसे ही होता है, लिक्विड क्रिस्टल क्या करता है, एक पर्दे का काम करता है। पीछे से जो आपकी लाइट आ रही होती है, और लाइट कैसी होती है आपके पास, ये आपके पास CCD लाइट, या फिर ऐसे बोलते हैं, ये हमारे पास CCFL लाइट होती है। इसके बारे में पूछा जाता है, इसको भी लिख लेना आप। इसको हम बोलते हैं कोल्ड कैथोड, क्योंकि यहाँ पे लिखने का थोड़ा स्पेस कम है, इसको बस आप लिख लेना इसको ना, फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, मतलब बेसिकली जो आपके पास लाइट निकल रही है, ये वाली जो लाइट निकल रही है, ये किस टाइप की लाइट होती है आपके पास, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प की ये लाइट होती है। इससे आगे लाइट जाती है, वहाँ पे मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या फिर जो आपका डिस्प्ले है वहाँ पे मुझे जो भी दिखाना है उसके बिहाफ पे मतलब क्या किया जाता है, करंट दिया जाता है कि जहाँ जहाँ पे मुझे दिखाना है। मान लेते हैं मुझे स्माइली दिखाना था, तो मैंने इतना इतना हिस्सा क्या कर दिया, मैंने खोल दिया, इतना इतना हिस्सा मैंने खोल दिया, और यहाँ पे स्माइली की लाइट क्या होगी, यहाँ से लाइट आगे चली जाएगी। जैसे लाइट आगे जाएगी इतने इतने हिस्से से, तो मुझे कैसे दिखेगी, वो मुझे इतने इतने हिस्से पे एक स्माइली बना हुआ मुझे दिख जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितना जितना हिस्सा है जहाँ जहाँ पे स्माइली है, मतलब वहाँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू हमने क्या किया है, लाइट को जाने दिया है, बाकी जगह मैंने लाइट को नहीं जाने दिया है। इसका मतलब है बाकी सारा हिस्सा जो है हमारा, जो बाकी सारा हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ कि सर जो हमारा बाकी सारा हिस्सा है वो क्या है हमारे पास, इस टाइम पे ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा पूरा ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जा ही नहीं रही है, यहाँ पे लाइट जा ही नहीं रही है, तो बाकी हिस्सा सारा का सारा ब्लैक है हमारे पास, है ना। तो जहाँ पे लाइट जा रही है, जहाँ पे लाइट जा रही है तो उसको मान लेते हैं वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें हमारा स्माइली गुड्डू दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। ओके, तो ऐसे करके क्या होता है, जो आपका LCD है वो वर्क करता है। तो ऐसे करके आपने छोटे छोटे टॉपिक्स इनको अंडरस्टैंड करना होता है कि LED में हम क्या करते हैं। LED में तो डायरेक्टली हम जो छोटे छोटे LEDs होते हैं, है ना, LEDs क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं, मतलब हम LED का ही यूज़ करते हैं, और LED में डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे देते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि लिक्विड क्रिस्टल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही बैक एंड पे क्या होती है, पीछे से लाइट आ रही होती है, लाइट तो आ रही होती है पर हमने लाइट को ब्लॉक करके रखा होता है। किसके थ्रू, हमने लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू उसको ब्लॉक करके रखा होता है। और जैसे ही पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं लिक्विड क्रिस्टल की, क्योंकि क्रिस्टलाइन का या फिर जो क्रिस्टल का नेचर कैसा होता है, जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये क्या हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है। तो जहाँ जहाँ पे मैं इसको करंट दूंगा वो वहाँ वहाँ की जगह छोड़ देगी। तो मैंने इसको अभी मतलब बोला कि आपको एक मतलब स्माइलिंग गुड्डा का जगह छोड़ देनी है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको इतनी इतनी जगह पे करंट दिया, उसने उतनी जगह छोड़ दी। जैसे जगह छोड़ी तो कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर जो हमारे पास जो भी डिवाइस है, जो भी हमारे पास मॉनिटर है, उसने क्या किया, उतनी उतनी जगह पे मुझे जो मतलब दिखना चाहिए वो मुझे उसने वहाँ पे दिखा दिया। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है आपका LCD और LED के बारे में। ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है इसके बारे में, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। अब ये सारी चीज़ें चलो आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं वो क्या पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन पुट किया जाएगा जब भी आप LED की बात करते हो तो किस टाइप का सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स आप यूज़ करते हो, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि सर हम जब भी बात करते हैं टेक्निकल टर्म में तो हम बात करते हैं PN जंक्शन की, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन हम इसको बोल देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जस्ट आपने इतना नोट करना है कि सर हम PN जंक्शन सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स की बात कर लेते हैं। कब, जब हम LED की बात करते हैं। अच्छा सर LED की आपने चलो हमें बता ही दिया, तो फर्स्ट इसका कोई ना कोई हिस्ट्री में भी रहा होगा, तो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बस आप इतना याद रखना है कि जब हम LED की बात कर लेते हैं तो इसको बनाया किसने था या फिर इन्वेंटर कौन था। तो इसके इन्वेंटर हमारे पास निक थे, ठीक है। अब निक के आगे पता नहीं एक और नाम था इनका, वो आप सर्च कर लेना एक बार, पर मैंने जैसे याद करके रखा तो मैंने निक ही याद रख करके रखा हुआ है, तो इसको आप देख लेना। और इनका सर नेम कुछ था पर मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। बस इतना याद रखना है कि LED के जो फाउंडर थे या फिर सॉरी जो इन्वेंटर थे वो हमारे पास निक थे, और इन्होंने कब इसको बनाया था, तो 1962 के आसपास ये बनाया था। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो सारे आपने याद रखना है। बाकी जो आपके पास LED है तो LED के बारे में ये पूछा जाता है कि
ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने CCFL को रिप्लेस कर दिया था। देखो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया एलसीडी में हम यूज़ करते हैं CCFL, है ना, कैथोड रे, मतलब उसका मतलब कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प का हम यूज़ करते हैं। इसको रिप्लेस किसने किया था, मतलब इसको बदला किसने था, तो इसको बदला था हमारे LED टेक्नोलॉजी ने। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा आपको कोई पॉइंट अगर आपको पता होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, है ना। बाकी लेटेस्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो अभी रिसेंटली शायद SSC में या फिर आपका रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम बात कर लेते हैं LED की, तो एक हमारे पास LED का टाइप आता है, इसको हम OLED बोलते हैं। तो OLED की फुल फॉर्म क्या आती है, देखो O से आपका बन जाता है ऑर्गेनिक, बाकी LED सेम ही रहती है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे जो हर एक पिक्सल होता है वो अपना मतलब अपनी एनर्जी खुद इल्यूमिनेट करता है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास OLED होती है ये एक टाइप की ट्रू ब्लैक होता है। इसको समटाइम ऐसे भी नोट किया जाता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास टाइप ऑफ डिस्प्ले है जिसको हम ट्रू ब्लैक के नाम से जानते हैं। तो ट्रू ब्लैक हमारा OLED बन जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हमें ट्रू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करके देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने नोट करना है। बाकी जैसे हम बात करें कंप्यूटर मॉनिटर्स की, तो और क्या क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है, यही आ सकता है कि जब हम किसी भी कंप्यूटर में या फिर किसी भी आउटपुट डिवाइस में या फिर किसी भी कंप्यूटर मॉनिटर में, क्योंकि मॉनिटर में होता है क्या है, मॉनिटर में सर हमें कोई फ़ोटो होती है वो काफ़ी जल्दी जल्दी हमें दिखती हैं। तो जो जल्दी जल्दी हमें फ़ोटो दिखती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिफ्रेश रेट हम उसको बोल देते हैं कि कितने सेकंड के बाद हमें जो अगली फ़ोटो है या फिर कितने सेकंड के बाद मुझे वही फ़ोटो बार बार दिखानी है, ताकि आपको ऐसा लगे कि वो फ़ोटो एक वीडियो की तरह चल रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको रिफ्रेश रेट बोला जाता है। और जनरली जो रिफ्रेश रेट होता है या फिर जो आपकी स्पीड होती है, इनको हम हमेशा हर्ट्ज़ में ही मेज़र करते हैं। तो HZ यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको आपने नोट करके लिख लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग कम्बिनेशन इज़ करेक्टली मैच। देखो यहाँ पे हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए सिंपल ये होमवर्क रहेगा, आज का ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा आपको मन में आपके कोई और डाउट है, आपके मन में कोई क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन मैं तभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, तो ये आपका सिंपल सा होमवर्क रहेगा कि आप बताएंगे इनमें से क्या इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और अगर आपके मन में कोई फैक्ट्स हैं या फिर और चीज़ें अगर आपको पता है वो आप मुझे बताएंगे। आपके लिए सिंपल एक मैं होमवर्क भी दूंगा कि यहाँ पे बात की है अलग अलग डिवाइसेस की, तो मैं सिंपल आपको होमवर्क दूंगा, आप मुझे बताएंगे फर्स्ट आपके पास PDP डिवाइस कौन था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेकंड आप मुझे बताओगे कि जो हमने हिस्ट्री में वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा था, कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताया, तो वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर कौन थे, किसने वैक्यूम ट्यूब बनाया था, ये आप मुझे बताएंगे। और इसके अलावा अगर मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पुट कर दूँ तो मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि IC वगैरह किसने बनाए थे, है ना। चलो ये पूछ लेता हूँ कि ट्रांजिस्टर किसने बनाए थे, ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर, इसके अलावा आपके ICs के इन्वेंटर, ये तीनों इन्वेंटर आप बताएंगे। पता रहे लगता रहे कि आपने कितनी चीज़ें कवर कर लिया और कहाँ कहाँ पे आपको किस टॉपिक में डाउट है, वो सारी चीज़ें आपकी पता लगती रहती हैं। बाकी चलो अभी के लिए इतना ही रखो, बाकी इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं तो वो हम आपकी धीरे धीरे करके हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके लिए सिंपल सा एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 3-4 ही क्वेश्चन है जो आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं। तो आपने क्या करना है, इनके बारे में नीचे कमेंट करके बताना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कुछ भी आपके मन में क्वेरी आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।